हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सुपर टेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लास लेके आऊँ। जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में आपने पहले पढ़ा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या है, फिर बाल मनोविज्ञान के बारे में, फिर आपने बाल विकास क्या है, बाल विकास को अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, ये सब आपने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले वीडियोज नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि व विकास के प्रमुख नियम। कि वृद्धि व विकास क्या है ये तो अपने जान चुके थे पहले, अब उसके नियम कौन कौन से हैं, वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, विकास की अवस्थाएं क्या हैं, वृद्धि व विकास के पक्ष कौन कौन से हैं, पक्ष कैसे आपस में संबंधित होते हैं, इन सब के बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट की नोट्स भी बनाते जाना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वृद्धि व विकास के प्रमुख नियम। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं वृद्धि क्या होती है। वृद्धि आपकी कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। और वृद्धि कैसी होती है, एक पक्षीय होती है। और वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। जबकि विकास कैसा होता है, विकास आपको गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। जो वृद्धि होती है, वृद्धि के परिणाम को हम संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं, या कई बार क्या होता है जैसे विकास होता है, विकास के परिणाम को हम संख्या के रूप में भी या गुण के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो हम क्या दर्शा रहे हैं, उसका विकास हुआ है, उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। या फिर हम कह सकते हैं उसकी टाइपिंग स्पीड 120 शब्द पर मिनट की है, तो हम कैसे मात्रात्मक रूप में दिखा रहे हैं। विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। तो इसके कुछ प्रमुख नियम हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला नियम है सतत व निरंतरता का नियम। जो आपका विकास होता है सतत और निरंतर रूप से होता रहता है। जैसे कहा गया ना, विकास की प्रक्रिया जो होती है आपके गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। तो कैसे लगातार जीवन पर्यंत विकास होता रहता है। जैसे हम पूरे जीवन में कुछ ना कुछ तो सीखते रहते हैं, सीखने लगते हैं तो हमारी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और यही हमारा क्या होता है, विकास होता है। दूसरा क्या है, व्यक्तिगतता का नियम। व्यक्तिगतता का नियम क्या है, हर व्यक्ति के विकास की गति की जो होगी स्पीड धीमी हो सकती है या तेज हो सकती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया भले ही अलग नहीं होती, विकास की प्रक्रिया का प्रतिमान जो होता है वो सेम होता है, लेकिन विकास की गति सबकी अलग अलग होती है। किसी की धीमी होती है, किसी की तेज होती है, क्योंकि विकास को प्रभावित करने वाले सबके अलग अलग कारक होते हैं। जैसे बुद्धि होती है, आयु होती है, लिंग होता है, परिवार का माहौल होता है, वातावरण, वंशानुक्रम, ये सब क्या होते हैं आपके विकास को प्रभावित करते हैं। और हर व्यक्ति को अलग अलग कारक मिलते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति क्या होती है, अलग अलग होती है। यही आपका क्या होता है, व्यक्तिगतता का नियम। तीसरा है समान प्रतिमान का नियम। अब प्रतिमान का तात्पर्य क्या होता है, पहले आप ये समझिए। प्रतिमान का तात्पर्य होता है प्रजाति से। तो हर प्रजाति के व्यक्तियों की क्या होती है, जो विकास का क्रम होता है निश्चित होता है। या प्रजाति से तात्पर्य किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म से नहीं है। जैसे मानव है तो मानव क्या है, एक प्रजाति है, तो सारे मानव की विकास के क्रम तो सेम होता है ना। चाहे वो बच्चा किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी स्टेट का हो, सबके विकास का क्रम तो एक निश्चित होता है। कि बच्चा पहले गर्भावस्था में आएगा, फिर सहसावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यही प्रक्रिया हर बालक के साथ होती है। उस बच्चे का जन्म चाहे इंडिया में हुआ हो, अमेरिका में हुआ या किसी दूसरे कंट्री में हुआ हो, किसी भी कास्ट में हुआ हो, किसी रिलीजन में हुआ हो, हर ह्यूमन की, हर मानव की विकास की प्रक्रिया तो यही चलती है। अब इसी प्रकार आप देख लीजिए, जैसे किसी जानवर की देख लीजिए, आप हाथी के बच्चे की देख लीजिए, उसकी विकास की प्रक्रिया सारे हाथी के बच्चों की तरह तो सेम है, उसी प्रजाति के प्रतिमान के समान होती है। ये हो सकता है कि क्या हो सकता है, उसकी विकास की प्रक्रिया की जो गति है वो धीमी या तेज हो सकती है, लेकिन प्रतिमान क्या होगा, प्रतिमान बिल्कुल समान होगा। तो ये आपके कौन से होते हैं, विकास के समान प्रतिमान का नियम। चलिए अगला नियम पढ़ते हैं, चक्राकार या वर्तुलाकार प्रकृति का सिद्धांत। चक्राकार या वर्तुलाकार प्रकृति का सिद्धांत,
जो विकास की प्रक्रिया होती है बिल्कुल सीधे नहीं चलती है। विकास की प्रक्रिया कभी उठती है, कभी ऐसे होती है, मतलब ऐसे घंटी का आकार हो जाता है ना, वर्तुलाकार। तो ऐसे आपके हरलाख महोदय ने एक बात बताई थी। हरलॉक ने कहा था कि मनुष्य का जीवन का विकास घंटी के आकार का होता है। ऐसे ही तो घंटी होती है ना कुछ ऐसे, तो विकास का जो क्रम होता है घंटी के आकार का। कई बार जैसे हमारा विकास बहुत तेजी से होता है, कई बार रुक भी जाता है, फिर कई बार क्या होता है विकास की प्रक्रिया एकदम गिर जाती है। तो इसलिए विकास जो होता है चक्राकार वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत होता है। अगला आपका नियम कौन सा? समन्वय का नियम। समन्वय के नियम का तात्पर्य क्या है? विकास के जितने भी पक्ष होते हैं सारे पक्ष आपस में जुड़े होते हैं, उनके मध्य अंतःक्रिया होती है, समन्वय होता है। जैसे किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास अच्छा नहीं होता तो कई बार क्या होता है उसका मानसिक विकास भी अच्छा नहीं हो पाता। जैसे कोई बच्चा दिव्यांग है, अगर उसका उचित माहौल नहीं मिलता, उसके आस पड़ोस के लोग उसे हीन दृष्टि देखते हैं, उसे हतोत्साहित करते हैं, तो हो सकता है ना कि बच्चे का मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। और कई बार मानसिक विकास अच्छा नहीं होता तो उससे उसका सामाजिक विकास अच्छा नहीं होता, सामाजिक विकास नहीं अच्छा होता तो उसका भाषाई विकास नहीं अच्छा होता। ये विकास के जितने भी पक्ष होते हैं सारे पक्ष क्या होते हैं आपस में अंतः संबंधित होते हैं। यही आपका क्या है? समन्वय का नियम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं विकास निश्चित पूर्व कथनीय है। निश्चित पूर्व कथनीय का तात्पर्य क्या है? कुछ चीजें जिसके विकास की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब भविष्यवाणी का तात्पर्य क्या होता है? जैसे हम पहले ही कह सकते हैं ना कि जैसे बच्चा गर्भावस्था में आएगा तो हम कहेंगे ना इसके बाद बच्चे में क्या होगा? सहसावस्था आएगी। ऐसा तो नहीं होता कि गर्भावस्था के बाद बच्चे में सीधे युवावस्था आ जाए, ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो एक निश्चित विकास क्रम है कि बच्चे का विकास इसी क्रम में होगा। पहले गर्भावस्था, फिर सहसावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ये क्या एक क्रम निश्चित है। इसीलिए कहते हैं विकास का जो क्रम होगा एक निश्चित पूर्व कथनीय है। आप पूर्व कथन कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चा ये बनेगा वो बनेगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसके बारे में आप पहले ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। मास्लो तुकमी के विकास का नियम, इसका तात्पर्य क्या होता है? बच्चे का विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है। कई बार इस तरह से पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो इस पॉइंट को याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास जो होता है इसका आपका एक टॉपिक भी है, वंशानुक्रम व वातावरण का। विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। आप विकास में यह तो नहीं कह सकते कि वंशानुक्रम का बहुत योगदान है, ना ही वातावरण का। दोनों का समान रूप से योगदान है, दोनों एक दूसरे को समान रूप से प्रभावित भी करते हैं। अब जैसे आप पहले वंशानुक्रम के बारे में समझिए। जैसे दो बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है, अब दोनों बच्चों को क्या कर लिया? एक साथ रखा, ठीक है, दोनों बच्चों को क्या किया? एक साथ रख दिया। एक ही माता पिता के दो जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों को आपने क्या कर दिया? अलग अलग माहौल में रख दिया। एक बच्चे को ऐसे माहौल पे रखा जहाँ पे क्या हो रहा था उसको सारी उचित फैसिलिटी मिल रही थी, शिक्षा की व्यवस्था, उचित पोषण, उचित माहौल, सब कुछ मिल रहा था। और आपने एक बच्चे को ऐसे जगह पे रख दिया वहाँ पे क्या होता है उसे उचित वातावरण नहीं मिल रहा है, उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं, उचित रूप से पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो अब 10 साल बाद देखेंगे दोनों बच्चों में बहुत डिफरेंस होगा। अब ये डिफरेंस क्यों होगा? वंशानुक्रम के कारण नहीं होगा, ये डिफरेंस आपका होगा वातावरण के कारण। क्योंकि वंशानुक्रम तो दोनों के सेम है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? दोनों का क्या हो रहा है? वातावरण अलग है। अब जब वातावरण अलग है तो क्या होगा? बच्चे में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे। और कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे को वातावरण तो अच्छा नहीं मिल पाता, लेकिन उसको पेरेंट्स से ऐसे जीन मिल जाते हैं जिससे बच्चा प्रतिभाशाली हो जाता है। उचित अभाव में भी उचित मतलब माहौल, उचित संसाधन नहीं मिल पाते, फिर भी बच्चा बहुत अच्छा कर जाता है। तो कई बार इसमें क्या होता है? उसके वंशानुक्रम का योगदान होता है। तो विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जैसे अभी आपने जाना वृद्धि व विकास क्या होती है, ये आपने पहले वाली वीडियो में जाना था। विकास के नियम कौन कौन से होते हैं ये आप समझ गए। अब पढ़ते हैं कि अभिवृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विकास व वृद्धि को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक आपके क्या? वंशानुक्रम। जैसे अभी मैंने आपको बताया वंशानुक्रम व वातावरण की परस्पर अंतरक्रिया का परिणाम ही क्या है? आपका विकास।
दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही पूरक है और विकास में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा आपका कारक क्या होता है? बुद्धि। कई हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है ना, और हर बच्चा अपनी आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग ही तो काम करेगा। जैसे कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, कोई बच्चा मंद बुद्धि है, कोई पिछड़ा बालक है, ऐसे अलग अलग जिस बच्चे के जिस तरह की आईक्यू होगी वो काम भी उसी प्रकार करेगा। तो बुद्धि क्या करती है? बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। और आपका कारक कौन सा? पोषण। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को उचित पोषण नहीं मिल पाता, पोषण की कमी के कारण उन्हें उचित दूध नहीं मिल पाते हैं, तो बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। जैसे बच्चों को अलग अलग रोग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रेटिनॉल हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी में अलग अलग विटामिन आते हैं, जैसे B1 की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है? थायमिन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा हो जाता है? रिकेट्स व ऑस्टियोमाइलिसिस नामक रोग हो जाते हैं। ये सारे रोग बच्चे को कैसे हो जाते हैं? क्योंकि उसे खाने में उचित पोषण नहीं मिला, उसे उचित विटामिन नहीं मिले। ऐसे अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, जैसे उसके खाने में उसे अगर प्रोटीन्स नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे, फैट्स नहीं मिल रहे हैं, और अलग अलग पोषक तत्व होते हैं जो अगर नहीं मिल रहे हैं पर्याप्त रूप से, तो बच्चे में क्या होगा? कोई ना कोई कमी हो जाएगी, कुपोषण हो जाएगा, उससे अलग अलग रोग हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? उसका विकास उचित रूप से नहीं हो पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? MDM योजना लागू की थी। MDM योजना किस लिए लागू की थी? सबसे पहला मुख्य उद्देश्य था इसका कुपोषण को, कमी जो हो रही बच्चों में, कुपोषण जो हो रहा है उसको दूर करना था। इसलिए क्या किया गया था? MDM योजना लागू की गई थी। अगला क्या होता है? पारिवारिक वातावरण भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। कई बार क्या होता है, बच्चा पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, आईक्यू भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या होता है उसके फैमिली का माहौल, या तो कई बार परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि नहीं अच्छी होती, बच्चे के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं होते कि उसे टाइम पे उसका बुक्स, उसके नोटबुक, उसको स्टेशनरी का सामान दिलवा सकें। या फिर कई बार क्या होता है, परिवार का माहौल तनावपूर्ण होता है, माता पिता के मध्य आपस में झगड़े होते रहते हैं, जिसका असर बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है। तो क्या होता है? पारिवारिक वातावरण भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। अगला क्या? संस्कृति व सभ्यता। हम जिस माहौल में रहते हैं उसी के कल्चर के अकॉर्डिंग हो जाते हैं ना। जैसे एक बच्चा, उसका हिंदू परिवार में जन्म हुआ, तो उसके क्या होगा? जो पूजा उसका तरीका होगा, रीति रिवाज होंगे, हिंदू कल्चर से रिलेटेड होगा ना, उस तरह से करेगा। किसी बच्चे के जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ तो उस तरह से रोज़ा रखेगा, अलग अलग फेस्टिवल मनाएगा। किसी बच्चे का जन्म सिख परिवार में हुआ तो उस अकॉर्डिंग करेगा ना। तो क्या होता है? संस्कृति व सभ्यता भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। तो अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। देखिए, आज आप पढ़ के आ रहे हैं बाल विकास, तो हमें सिर्फ बाल विकास की अवस्थाएं पढ़नी है। पहली अवस्था आपकी कौन सी होती है? गर्भावस्था। गर्भावस्था 9 माह से 10 दिन चलती है, या अगर इसे डेट में पूछता है तो कितना होता है? 280 दिन। या कई बार ऐसे पूछ सकते हैं भ्रूणावस्था से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होती है उससे हम क्या बोलते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। दूसरी क्या होती है? सहसावस्था। सहसावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। वैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग बताया, लेकिन सामान्यतः अगर पूछेगा तो आपको यही ऑप्शन में लगाना है, जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष। बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष या 12 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था 12 या 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक चलती है। और गर्भावस्था में जो बच्चा होता है उससे आप इस टाइम पे क्या बोलते हैं? गर्भ बोलते हैं ना, कि भ्रूण है, क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। और सहसावस्था में क्या होता है? जो बच्चे होते हैं उसे शिशु बोलते हैं। यहाँ पे अभी किसी प्रकार का लैंगिक निर्धारण नहीं होता कि लड़का हो या लड़की, उसे आप क्या बोलते हो? भ्रूण ही बोलते हो। और सहसावस्था में उससे वो चाहे लड़का हो या लड़की, उसे शिशु बोलते हैं। बाल्यावस्था में लेकिन आके आपका डिवाइड हो जाता है। बाल्यावस्था में जो पुरुष होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बालक। जो स्त्रियां होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बालिकाएं बोलते हैं। किशोरावस्था में उसे किशोर और किशोरी बोलते हैं। इसी प्रकार की आपकी युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, लेकिन बाल विकास में हमें सिर्फ किशोरावस्था तक अध्ययन करना होता है। तो सारी अवस्थाओं के बारे में एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गर्भावस्था क्या होती है, सहसावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था, इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं विकास के पक्ष कौन कौन से होते हैं। विकास का मुख्य रूप से 5 पक्ष होते हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास और नैतिक विकास। शारीरिक विकास में क्या होता है? जैसे हर अवस्था में बच्चे के विकास की गति भी अलग अलग हो जाती है।
जैसे बच्चे का क्या होता है, सहसावस्था में तो शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में आके बच्चे का शारीरिक विकास मंद पड़ जाता है। फिर किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र हो जाता है। इसी तरह का इन सबको हम अलग अलग अवस्थाओं में अध्ययन करेंगे। सहसावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है, जैसे सहसावस्था में बच्चों के में हड्डियाँ कितनी होती हैं, जैसे बच्चों होते हैं, बच्चों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 300, लेकिन वयस्कों में कितनी होती हैं, तो 206 होती हैं। ऐसे पूछ सकते हैं कि सहसावस्था में बच्चा का कैसा विकास होता है, ये सब इसमें आएगा, शारीरिक विकास में पढ़ेंगे। मानसिक विकास में बच्चे के आईक्यू का डेवलप कैसे हो रहा है, उसके आईक्यू का निर्धारण कैसे करना है, आईक्यू का सूत्र क्या होता है, बच्चा कितने शब्द सीख रहता है, बच्चा कब से बोलना प्रारंभ करता है, ये सारी चीज़ें मानसिक विकास में पढ़ेंगे। तीसरा क्या होता है, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंतर्गत हम जानेंगे कि बच्चे अपने आस पड़ोस के माहौल से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने स्कूल में सबके साथ कैसा व्यवहार करता है, सबके साथ अनुकूलन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब अध्ययन करेंगे सामाजिक विकास में। तीसरा आपका कौन सा होता है, भाषाई विकास। भाषाई विकास में बच्चे के डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसके शब्द भंडार कैसा, उसके भाषा का विकास कैसे हो रहा है, इसका अध्ययन करेंगे। फिफ्थ होता है नैतिक विकास। बच्चे के नैतिक मूल कैसे, उसके मोरल वैल्यूज कैसे हैं, कैसे चीज़ें वो परिवार से सीख पा रहे हैं, कैसे ईमानदारी के गुण किस अवस्था में सीखते हैं, ऐसे अलग अलग पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी हम अवस्थाओं में एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे हमने सहसावस्था पढ़ेंगे तो सहसावस्था में पढ़ेंगे कि सहसावस्था क्या होती है, सहसावस्था के अन्य नाम क्या होते हैं, बच्चे का सहसावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है, मानसिक विकास कैसा होता है, भाषाई विकास, नैतिक विकास कैसा होता है, ये सब एक एक करके हर अवस्था में पढ़ते जाएंगे। और इस पॉइंट को याद रखना है, विकास का समस्त पक्ष क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। अंतर संबंधित का तात्पर्य क्या होता है, एक पक्ष में जो विकास होता है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। अब जैसे आप समझिए, जैसे एक बच्चा है, शारीरिक विकास, ठीक है, उस बच्चे को क्या हुआ, उचित रूप से पोषण नहीं मिल पाया, बच्चे को रोग हो गया, जिससे उसका शारीरिक विकास मंद पड़ गया। अब बच्चे का शारीरिक विकास तो मंद पड़ गया और कई बार उचित पोषण की कमी से उसका मानसिक विकास भी रुक गया या कम हुआ, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, अब वो बच्चा स्कूल गया, ठीक है, अब स्कूल में क्या हो रहा है, दूसरे बच्चों से अलग दिख रहा है थोड़ा सा, क्योंकि उसका विकास उस रूप से नहीं हो पाया। तो हो सकता है स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, फ्रेंड्स में एक दूसरे को चढ़ाने लगते हैं, उससे अच्छे से बात नहीं करें, दोस्ती नहीं करें। अब इससे क्या हो रहा था, उसका सामाजिक विकास भी अवरुद्ध हो रहा था, क्योंकि वो तो सबके साथ रहना चाहता था, फ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन बच्चे उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे धीरे धीरे क्या होगा, एकाकी रहने लगेगा। जब बच्चे एकाकी रहने लगेगा, समाज के साथ अच्छे से अनुकूलन नहीं करेगा, तो बच्चे का जो होगा भाषाई विकास भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस बच्चों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं रहा है, उनके साथ ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा है, तो उसका भाषाई विकास भी थोड़ा सा कम अच्छा होगा। उसके बाद क्या होगा, उसका नैतिक विकास। अब जैसे सारे बच्चे उसके साथ बिहेव अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो वो भी सारे बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, उनसे कुछ शेयर नहीं करेगा, उनसे अपनी और बातें नहीं करेगा, साथ खेलने में भी एक दूसरे के साथ ना खेले, तो उससे क्या हो रहा है, उसके मोरल वैल्यूज भी है, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए क्या किया, विकास के जितने भी पक्ष होते हैं सारे पक्ष आपस में अंतर संबंधित होते हैं। इस तरह से आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट नोट्स बना लीजिए और इसकी जो अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।